हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, आजकल रॉकेटरी फिल्म को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसमें कि जो रियल स्टोरी है नंबी नारायण जी की, ये पूर्व में इसरो के हेड थे और इनको एक गलत केस में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारा इसरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 20 साल पीछे चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इस 20 साल में लिया, 20 साल समय लगा दिया उस टेक्नोलॉजी को लाने में, उस टेक्नोलॉजी को ये 20 साल पहले ही लाने वाले थे, लेकिन पुलिस और सरकार ने इनको गद्दार बना दिया। तो आखिर इन पे क्या क्या इनके साथ गलत कार्रवाई की गई, कैसे इनको फंसाया गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में साथियों यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, आखिर कौन है नंबी नारायण जी। साथियों, हम लोग कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी ये 20 साल पहले आने वाले थे, वो टेक्नोलॉजी फाइनली 2014 में भारत में आ पाया। तो यहाँ पे 20 साल भारत पीछे चला गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जीएसएलवी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेट है आपका, यहाँ पे मैं साथियों यहाँ पे आपको डेट दिखा सकता हूँ। 2014 में इसको लॉन्च किया गया, जो कि क्रायोजेनिक इंजन, ये 1994 में इस पर वर्क कर रहे थे। तो लगभग 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आने वाला था भारत में, लेकिन इनको गलत तरीके से फंसाया गया, जिसकी वजह से हमारा इसरो जो है वो 20 साल पीछे चला गया। अब चलिए आपको लेके चलते हैं उनकी कहानी पे, जो रियल स्टोरी है। साथियों, आज हम लोग इसरो स्पाई केस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कोई भी रिसर्च की जाती है साथियों, उसका हेड आपका इसरो होता है। और हमने काफ़ी इस दुनिया में, जो एरोस्पेस की दुनिया है, इसमें काफ़ी हमने तरक्की भी कर लिया है। लेकिन अब से करीब 40 से 50 साल पहले की बात करें साथियों, तो 40 से 50 साल पहले हम लोग इतना डेवलप नहीं थे और ये काम इतना आसान भी नहीं था। हालात ऐसे कुछ नहीं थे साथियों। हम लोग पूरी तरह से एरोस्पेस के किसी भी काम के लिए डिपेंडेंट है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या रशिया हो। साथियों, मैं इसमें आगे आपको बता दूं, उसके जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रशिया होते थे, उसके टेक्नोलॉजी को लेकर के और भारत में बहुत ही कॉस्टली पड़ता था ये टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ ही वो लोग इस टेक्नोलॉजी को देने में भी नखरे करते थे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था और उनको ये बात का डर था कि भारत उनसे कहीं आगे ना निकल जाए। तो अक्सर अमेरिका अपनी दादागिरी करता रहता था। इवन आपका फ्रांस, जर्मनी भी काफ़ी कॉस्टली वहाँ से पड़ता था हम लोग को। हालांकि रशिया हमारा, जो कि अभी भी दो सबसे पुराना दोस्त है, और वो उस समय भी हम लोग की दोस्ती अच्छी थी। तो इसी सिलसिले में रॉकेट को लेकर के भारत ने एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। और इस वक्त जो इसरो के हेड थे वो थे आपके नंबी नारायण जी। तो नंबी नारायण जी इसके डायरेक्टर हुआ करते थे उस समय में। और नंबी नारायण केरला के रहने वाले थे साथियों। नंबी नारायण केरला के रहने वाले थे। एक्चुअल में वो जिस पर काम कर रहे थे वो एक क्रायोजेनिक इंजन था। तो साथियों, मैं इसमें आपको क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्रायोजेनिक इंजन होता है क्या फ्रेंड, जो भी स्पेस में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसका जो इंजन इस्तेमाल होता है, तो उसी इंजन का एक टाइप है इसमें क्रायोजेनिक इंजन। अब इसमें बता दें कि जो क्रायोजेनिक इंजन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो रॉकेट में इंजन, जो ईंधन होता है, वो ठोस रूप में भेजा जाता है ताकि कम से कम वो स्पेस ले। लेकिन जो इसमें खास करके भरा जाता है वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो क्रायोजेनिक इंजन होता है तो वो क्या करता है साथियों, आपका जो क्रायोजेनिक इंजन होता है यहाँ पे आपका न्यूनतम टेम्परेचर पर इसको ठोस के रूप में ला देता है, लेकिन ठोस होने नहीं देता है इसको। जिससे क्या होता है कि कम स्पेस में हमारा ईंधन आ जाता है और हमको यहाँ पे जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट कम लगाना पड़ता है, जिससे ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो साथियों, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। आगे इसमें जो इसी बीच हमारी बातचीत शुरू होती है रसिया के साथ में, जो कि क्रायोजेनिक इंजन के टेक्नोलॉजी को शेयरिंग को लेकर के था। और उसके बीच में डील होती है कि आप हमें क्रायोजेनिक इंजन का जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेंगे, ताकि हम भी अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर सकें। और फाइनली साथियों, जैसा कि रसिया हमारा पुराना दोस्त रहा है और रसिया ने इस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया
कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे फाइनली तैयार हैं आपको टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। लेकिन साथियों तभी इस कहानी में एक नई मोड़ आती है और एंट्री होती है यहाँ पे अमेरिका और फ्रांस की। दोनों रसिया पे दबाव बनाने लगते हैं साथियों, और वो दबाव बनाते हैं कि अगर आप भारत के साथ में इस टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं तो हम लोग आप पे बहुत सारा सैंक्शन लगा देंगे। और ये दबाव बनाने का कारण सीधा सा था साथियों, अमेरिका की शुरू से ही नियत रही है कि वो अपना मार्केट फैलाता है और मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी के भारत के पास ना होने की वजह से काफ़ी पैसा उसको, जो करोड़ों डॉलर का बाज़ार था, उससे उसको बेनिफिट होने वाला था। और उसको डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं अगर भारत के पास ये टेक्नोलॉजी चला जाता है तो हमारा जो करोड़ों डॉलर का मार्केट है वो पिट जाएगा। इसी वजह से उसने रसिया पर दबाव बनाया और फाइनली इसका नतीजा हुआ साथियों, रसिया ने इस डील से अपने आप को पीछे कर लिया। हालांकि रसिया हमारा शुरू से अच्छा दोस्त रहा है, तो रसिया ने भी बोला कि खैर इस डील को तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो हम यहाँ पे आपको 4 क्रायोजेनिक इंजन बना बनाया दे देंगे, बशर्ते शर्त रहेगी यहाँ पे कि हम आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। तो साथियों इस पे भारत ने भी सहमति जाहिर कर दी और यहाँ पे चूँकि नवीन नारायण जी आश्वासन दिए थे कि एक बार वो क्रायोजेनिक इंजन आ जाए उसके बाद से हम लोग खुद का इंजन अपना डेवलप कर लेंगे। तो इस प्रकार डील वहाँ पे किया गया। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि ये बात अमेरिका और फ्रांस के पास पहुँच गई और उनको लग गया कि भारत अब तो टेक्नोलॉजी ले ही लेगा। तो फिर इसमें उन्होंने एक बड़ी साजिश रची और वो साजिश रची साथियों। इसके पहले साजिश मैं आगे बता दूं कि जो ये डील होने वाली थी तो इसमें इसके लिए बिडिंग की गई कि जो 4 क्रायोजेनिक इंजन है तो इसके लिए बिडिंग होगा, जो कि रसिया उसको डेवलप करेगा। तो इसमें बिडिंग के लिए सबसे आगे आई है केरला की जो कंपनी है, केरला हाईटेक लिमिटेड। आइए उसको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इस डील में साथियों जो केरला हाईटेक इंडस्ट्री लिमिटेड थी, इसने इसरो के साथ मिल करके इस डील को बिड कर लिया। फाइनली यहाँ पे जब अमेरिका की बात आती है तो उन्होंने बड़ी साजिश की है साथियों। और वो साजिश था कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब बात है अक्टूबर 1994 की, अक्टूबर 1994 में ये केरल पुलिस एक मालदीव की जो महिला थी मरिया रशीदा नाम की, इसको अरेस्ट कर लेते हैं केरला पुलिस। और उसको अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और जब फाइनली उसको पूछताछ की जाती है उसके 20 दिनों के अंदर ही नवीन नारायणन जी को कहते हैं साथियों। इसके बाद साथियों होता क्या है कि नवीन नारायणन जी बोलते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, आगे किसी के साथ गलत ना हो, मैं इसके लिए शांत नहीं बैठूंगा, मैं आवाज़ उठाऊंगा। उन्होंने केरला हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से उनको कोई जो मिलने वाली थी वो उनको उम्मीद था न्याय नहीं मिला वहाँ से। तो उसके बाद वो फिर पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और यहीं पे एंट्री होती है साथियों NHRC की, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। और इन्होंने मुआवजे की मांग रखी और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली साथियों इतने वक्त तक वेट करने के बाद 2017 में सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट ने फाइनली 14 सितंबर 2018 को दिल्ली में 3 जजों की बेंच बैठती है साथियों। इसमें जो हेड होते थे दीपक मिश्रा उस समय के जस्टिस हुआ करते थे। और वहाँ से केरला से चल के नवीन नारायणन जी ने दिल्ली का रुख किया और वहाँ पे फैसला सुनने पहुँचे। और फाइनली जो तीनों जज की बेंच थी उन्होंने फैसला सुनाया कि ये बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी केस है, इसमें इनको जानबूझ करके फंसाया गया है और ये एक सच्चे देशभक्त हैं जैसे और साइंटिस्ट हुआ करते हैं। और जो भी इनके खिलाफ में न्यूज़ फैलाई गई है गलत, उनको वापस लिया जाए। कहीं भी अगर इनके प्रति गलत नोट लिखा गया उसको वापस किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने 75 लाख रुपए जो कंपनसेशन होता है, इन्होंने बोला कि जो इनका मान सम्मान था वो तो उसको वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो केरला सरकार है ये 75 लाख रुपए इनको कंपनसेशन के तौर पे दे, क्योंकि ये अगर जॉब किए होते तो जो इनका सैलरी है उसके हिसाब से इनका बनता है। और वो पैसा जो उस समय पुलिस कॉप हुआ करते थे, और सरकार की ऐसी नीति थी साथियों कि जिसने इनको गलत तरीके से फंसाया था उसी को आगे चल कर वो DGP बनाया था उस सरकार में। तो इस तरीके से इन्होंने घोषित किया कि ये बिल्कुल देशभक्त हैं, इनका जो सारा आरोप है वो बिल्कुल फर्जी है। और इस प्रकार साथियों इनको
यहाँ पे बात करें तो टोटल नबी नारायणन गेट्स 1.3 करोड़ एडिशनल कंपनसेशन इनको कुल दिया गया यहाँ पे। हालांकि जो इनकी मान सम्मान को ठेस पहुँचा, ये एक भारत को नई दिशा में ले जा रहे थे, वहाँ से इनको कितना पीछे धकेला गया इसको वापस कोई नहीं कर सकता है साथियों। तो यहाँ पे जो इनका पैसा तो यहाँ पे मिल गया, लेकिन जो मान सम्मान था वो कभी इनको नहीं मिल पाया। अब आगे इसमें बात करते हैं साथियों कि जो ये साजिश थी, तो बहुत सारे जगहों पे खुलासा भी इसका हुआ है कि ये साजिश अमेरिका की थी। उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो अमेरिका वहाँ से कम्युनिस्ट सरकार से संपर्क करता है और वहाँ के कुछ जो नेतागण थे कम्युनिस्ट पार्टी के और वहाँ के कुछ पुलिस अफसर थे, उनकी मिली भगत से एक साजिश रची जाती है कि के.आर. नारायण जो नबी नारायणन है उनको फंसाया जाए, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है भारत के पास ना आ पाए, और इस प्रकार से इनको यहाँ पे फंसाया गया। साथियों मैं आगे इसमें कंटिन्यू करूँ, और फाइनली साथियों 2019 में जो एक सच्चे देशभक्त को सम्मान मिलना चाहिए, और यहाँ पे मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, माननीय मोदी जी की सरकार ने यहाँ पे इनको फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नबी नारायणन अवार्डेड पद्म भूषण, यानी को जो तीसरा सबसे बड़ा भारत का अवार्ड होता है, उसको यहाँ पे इनको दिया गया साथियों।